Very good afternoon to all my dear students. Myself Mukesh Verma will be delivering a geography lectures for 10th standard CBSE board. Let's begin with our first chapter, that is resources and development. हमारा geography की बात करते हैं तो पूरे साल में हम resources के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, बट फर्स्ट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम उसमें resources के बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे कि what resources actually is. So let's begin to the chapter resources and development. अच्छा, रिसोर्सेज की बात आती है तो कोई ऐसा नया वर्ड तो है नहीं. रिसोर्सेज हमने बहुत पहली बार सुना है, हम हमारे सराउंडिंग में देख सकते हैं. जैसे वाटर एक रिसोर्सेज है, नेचर में ऑक्सीजन है जो रिसोर्सेज है. तो रिसोर्सेज के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, बचपन से ही हमने सुना है. बट इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज के साथ डील करेंगे, वो होगा थोड़ा डेप्थ में कि व्हाट एक्चुअली रिसोर्सेज इज. लेट्स बिगिन विद आवर इन डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज which is given in the textbook. Okay, what resources is? Everything available in our environment which satisfy human needs, which is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources. Resources वो होता है जो human needs को satisfy करता है. For example, आपको पढ़ना है, आपके लिए जो बुक्स वगैरह होंगे वो आपके पढ़ने के लिए आपको हेल्प कर रहा है, तो वो आपके लिए क्या होगा? रिसोर्सेज होगा, बिकॉज वो आपके नीड्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. आप ये वीडियो देख रहे हो थ्रू योर मोबाइल फ़ोन्स, तो आपके लिए जो मोबाइल फ़ोन है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज, बिकॉज वो आपके स्टडी के लिए आपको क्या कर रहा है? आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है. तो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है, वो हमारे लिए क्या होगी? रिसोर्सेज होगा. तो वही बोला है यहाँ पर, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स जो सेटिस्फाई करता है वो होता है रिसोर्स. विच इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, वो टेक्नोलॉजिकली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है, हम वीडियोस देख रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं, हमारे नीड सेटिस्फाई हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. सो इट्स टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल. देन इकोनॉमिकली फिजिबल, वो इन्वायरमेंट को विदाउट हार्मिंग या इकोनॉमिक में वो अवेलेबल है, हमारे कंट्री में वो चीज़ें अवेलेबल है, सराउंडिंग में अवेलेबल है. सो इट्स इकोनॉमिकली फिजिबल. देन कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि वो ऐसा है कि सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स एक्सेप्टेबल कि हाँ बाबा ये रिसोर्सेज है. मैंने पीपीटी में यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसे ड्रॉ किए हैं स्लाइड्स जिसके थ्रू आप डेफिनेशंस को बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हो. आप देख सकते हैं पीपीटी में कि टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये तीन चीज़ें मैंने ड्रॉ की है कि इसको आप देखकर अब वो माइंड में रखोगे तो डेफिनेशंस आप इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो, इजीली आप कंक्लूड कर सकते हो. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. माइट बी बोर्ड विल आस्क यू फॉर 1 मार्क्स. नेक्स्ट मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब ये सारे जितने भी रिसोर्सेज है ये आगे फर्दर क्लासिफाइड हुए हैं. इट्स क्लासिफाइड इनटू 4. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि रिसोर्सेज ओरिजिनेट कुछ कहाँ से हुए हैं, कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, वो आप यहाँ पर पढ़ोगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन. देन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो एग्जॉस्ट नहीं होते. अभी जैसे जो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोलार एनर्जी हमारे हम जब यूज़ करते हैं तो वो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी यूज़ करने के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाती है. एक कुछ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है. फ्यूल हम यूज़ करते हैं, सर्टन टाइम पीरियड के बाद वो भी क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा. तो इट्स रिसोर्सेज विच एग्जॉस्ट, इसलिए उसको ये क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासीफाई किया है. देन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो कौन होल्ड कर रहा है और कैसे होल्ड कर रहा है, इसके अंदर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के अंदर. देन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी कुछ रिसोर्सेज हमारे नेचर में डेवलप्ड है एंड कुछ रिसोर्सेज हमारे नेचर में अनडेवलप्ड है, तो उनको इसके अंदर क्लासीफाई किया है. लेट्स स्टडी इन डेप्थ. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के अंदर 2 क्लासिफिकेशन हो जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 पार्ट में क्लासीफाई हो रहा है. एक होता है बायोटिक रिसोर्सेज, एक होता है अबायोटिक. वेरी सिंपल, कुछ ज़्यादा अंदर डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग, अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग, वाइस वर्सा. ओके, बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिंग आर कॉल्ड
बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि कंपनी में एचआर होते हैं, एचआर होते हैं। व्हाट इज एचआर? इट्स नथिंग बट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, है ना। वैसे वो क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। ह्यूमन एक ऐसा रिसोर्सेज है जिसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्री की जो एक पॉपुलेशन होती है वो भी रिसोर्सेज है एक कंट्री के लिए, ठीक है। उसका वो एक एडवांटेज है। तो फॉर एग्जांपल में फ्लोरा एंड फाउना है, ह्यूमन बींग्स है, ये सारे बायोटिक रिसोर्सेज है। अबायोटिक रिसोर्सेज देखते हैं, ऑल दोज थिंग विच कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। जो नॉन लिविंग थिंग में आ जाते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अबायोटिक रिसोर्सेज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल रॉक लिविंग थिंग नहीं है बट इट्स रिसोर्सेज अबायोटिक, बिकॉज हम उससे ब्रिक्स वगैरह बना सकते हैं, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मेटल है, मेटल से भी हम काफ़ी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इसलिए वो भी रिसोर्सेज है बट इट्स नॉट लिविंग थिंग, दैट्स वाई इट इज़ क्लासिफाइड अंडर अबायोटिक रिसोर्सेज। ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अगेन एग्जॉस्टिबिलिटी में दो क्लासिफिकेशन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज नाम सुन के ही पता चल रहा है, रिन्यूएबल विच कैन बी रिन्यू, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सोलार एनर्जी, सोलार एनर्जी में यूटिलाइज कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका एक सर्टन टाइम पीरियड में वो ख़त्म हो जाएगा बट उसको मैं रिन्यू कर सकता हूँ, आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, इसलिए वो किसके अंदर आ जाएगा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आ जाएगा। रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू और रीप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल and mechanical process are known as renewable resources. For example, solar and wind energy both can be renewed, इसलिए वो क्लासीफाई किस में किया है? रिन्यूएबल रिसोर्स में, बट वो एग्जॉस्ट भी हो जाता है इसलिए वो इसके अंदर क्लासीफाइड किया है। देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अगेन ये रिसोर्सेज भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं बट ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये रिसोर्सेज रिन्यू नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको क्लासीफाई किया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। आइए देखते हैं रिसोर्सेज which cannot be renewed or it take millions of year in their formation, for example minerals and fossil fuels। बराबर ना, मिनरल्स वगैरह हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो इन फ्यूचर में जाकर कभी ना कभी वो क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एंड विच कैनॉट बी रिन्यू, फॉसिल फ्यूल्स बनने के लिए मैनी ईयर्स लगते हैं, कुछ उसका सर्टन प्रोसीजर होता है, उनके फॉर्मेशन में बहुत टाइम लगता है, तो वो इजीली रिन्यू नहीं हो सकता, इसलिए वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के अंदर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। देन आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब तक हमने दो बेसिस किए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब आते हैं तीसरे क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसके अंदर 4 क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर फर्दर 4 क्लासिफाइड हो जाता है। ये भी बहुत ही ईजी सिंपल है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। लेट्स बिगिन। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, नाउ वर्ड सुनिए, इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी कि अ रिसोर्सेज विच इज ओन्ड एंड मैनेज by individual person or by individual is known as individual resources। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग के घर है, आपकी प्रॉपर्टीज़ है, आपके सेलफोन्स है, आपके लैपटॉप्स है, आप जो यूज़ कर रहे हो वो आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो रिसोर्सेज है। सिंस वो आप ही यूज़ कर रहे हो इसलिए वो किसके अंदर आ जाएगा? इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर आ जाएगा, बिकॉज वो आपका है, वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, बहुत सारे लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्लासिफाइड किसके अंदर हुआ है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर। रिसोर्सेज विच आर ओन्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल इज नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल हाउसेज, एग्रीकल्चरल लैंड, हाउस है मेरा, एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, तो इट्स माई, तो वो कैसा होगा कि वो रिसोर्सेज मेरे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। देन कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, कम्युनिटी, नाउ कम्युनिटी मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। तो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज यानी कि ऐसा रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल पिकनिक स्पॉट पे बहुत सारे लोग आते हैं और एक कम्युनिटी ने मिलकर फॉर्म किया है एक सर्टन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रखकर, तो वो जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों का नीड सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऐसे रिसोर्सेज को बोलोगे कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर ओन्ड एंड मैनेज बाय कम्युनिटी मेंबर्स, फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, सच रिसोर्सेज इज नोन एज कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। ओके, आगे बढ़ते हैं नेशनल रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज नेशनल रिसोर्सेज? वर्ड से ही पता चल रहा है, नेशनल रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज जो नेशन का है ना, बराबर। रिसोर्सेज विच आर ओन्ड एंड मैनेज बाय नेशन और बिलोंग टू नेशन
इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के जो रोड्स हैं, कैनल्स है, ये ऐसे सारी चीज़ें हैं जो इंडियन पीपल की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो इंडिया का है। वो कोई और कंट्री उसको इंजॉय नहीं कर रहा, वो कोई और कंट्री उसे यूज़ नहीं कर रहा, यूटिलाइज नहीं कर रहा, इसलिए वो एक पर्टिकुलर नेशन का ही है और पर्टिकुलर नेशन ही उसको इंजॉय कर रहा है, उसको यूटिलाइज कर रहा है, वो पर्टिकुलर कंट्री की ही नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो नेशनल रिसोर्सेज में आ जाता है। देन व्हाट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज? नाउ इंटरनेशनल रिसोर्सेज यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है, वो बहुत सारे कंट्रीज शेयर करके, सारे कंट्रीज जितने भी हैं बहुत सारे वो कंट्रीज शेयर करते हैं और वो लोग यूज़ कर रहे हैं, वैसे रिसोर्सेज को आप बोलोगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, और ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो मैक्सिमम उन पे जो ध्यान रखता है और जो उनको रेगुलेट्स करता है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पढ़े होंगे इंटरनेशनल, जैसे यूएनओ एक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, सॉरी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो रेगुलेट्स करते हैं। वैसे ही इन रिसोर्सेज को, इंटरनेशनल रिसोर्सेज को ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स रन करते हैं, यानी ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिनके ऊपर नज़र रखते हैं। Then resources which regulates by international institutes and no individual country can utilize this without concern of international institutes. For example, ocean. ओशन है, इंडियन ओशन ले लो या कोई भी ओशन, ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ये सारे ओशंस हम पर्टिकुलर एक कंट्री इंजॉय नहीं कर सकता, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इसको शेयर कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को बोलोगे आप इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये थे हमारे रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के अंदर चार। कौन से चार मैंने बोले? पहला वाला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा वाला है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, तीसरा वाला है नेशनल रिसोर्सेज, चौथा वाला है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये चार रिसोर्सेज है जो कि किसके अंदर आ जाएंगे? ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। देन आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के लास्ट वाले, चौथे वाले क्लासिफिकेशन में, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टेटस या स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब इसके अंदर तीन आ जाते हैं। आगे ये जो रिसोर्सेज है इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली इसके रिसोर्सेज में जैसे स्टॉक है और रिजर्व्स है, इसके अंदर इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। CBSE में मैं लास्ट 2 ईयर से पढ़ा रहा हूँ तो मैंने नोटिस किया है कि बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टॉक्स एंड रिजर्व में क्या डिफरेंस है। ये बहुत माइनर डिफरेंस है। देन टू आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है, मैं सारी चीज़ें डिटेल में डेप्थ में क्लियर करूँगा, इसलिए मैंने PPT भी ऐसा कुछ बनाया है। ओके, पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड एंड दे आर पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सच रिसोर्सेज आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल आपने वर्ड पहले भी बहुत बार सुना है, साइंस में भी आपने पोटेंशियल के बारे में सुना है कि व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्सेज है जो कि पोटेंशियल है, जैसे हम बोलते हैं ना, यस आप में वो पोटेंशियल है कि आप फर्स्ट रैंक ला सकते हो, यू आर वेरी पोटेंशियल टू डैट। तो वैसे ही ऐसे रिसोर्सेज जो अब तक डेवलप नहीं हुए बट दे आर पोटेंशियल टू डेवलप, वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बन सकते हैं बट अभी तक हुए नहीं है, सो दे आर पोटेंशियल, दैट्स व्हाई दे आर क्लासिफाइड अंडर पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि बहुत सारे लैंड है, लैंड इज़ अ रिसोर्सेज। मैं अगर मेरे पास लैंड है, मैंने उसमें अभी तक कुछ भी कंस्ट्रक्शन किया नहीं है, वो ऐसा का ऐसे ही होल्ड करके मैंने रखा है, एक ज़मीन ली मैंने और उसको रख दिया है इन फ्यूचर की जनरेशन, इन फ्यूचर के लिए मेरे को यूज़ करने के लिए, सो इट्स अ पोटेंशियल रिसोर्सेज बिकॉज मैंने अभी तक उसे यूज़ नहीं किया है बट उसमें पोटेंशियल है कि मैं उसको कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, मैं बिल्डिंग बना सकता हूँ, एग्रीकल्चरल लैंड बना सकता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टॉक। नाउ व्हाट इज स्टॉक? ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो। Stock, material in the environment which have potential to satisfy human needs but cannot be used due to lack of technological know-how, due to lack of technological know-how is considered as stock. Stock मतलब क्या होगा कि ऐसा रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हम यूटिलाइज कर सकते हैं बट वो अभी तक यूटिलाइजेशन उसका हुआ नहीं, हमने उसको अभी तक रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया नहीं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। हम उस रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें उसके लिए अभी तक हमारे पास कोई टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं है। बेस्ट एग्जांपल फॉर स्टॉक इज वाटर, दैट इज H2O। अब H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है,
मैं भी जानता हूँ, आप सब भी जानते हो। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर मैं दोनों को अलग करूँ, दोनों मॉलिक्यूल्स को, तो मैं हाइड्रोजन को भी यूटिलाइज कर सकता हूँ एज ए रिसोर्सेज एंड ऑक्सीजन को भी यूज कर सकता हूँ एज ए रिसोर्सेज। बोथ विल बी यूटिलाइज, बोथ कैन बी यूटिलाइज। ठीक है, तो ये दोनों ही एक रिसोर्सेज है। बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, कि अभी तक साइंस में ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं आया कि मैं H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैं अलग करूं और अलग करके मैं उसको यूटिलाइज करूं, मतलब वाटर में से मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके मैं उसको यूटिलाइज करूं अलग अलग। तो ऐसे लैक ऑफ टेक्निकल नोन हाउ के वजह से वो एक क्या बनकर रह गया है, स्टॉक बनकर रह गया है। यानी कि वो भी रिसोर्सेज बन सकता था बट वो भी अभी तक रिसोर्सेज बना नहीं है बिकॉज लैक ऑफ टेक्निकल नोन हाउ। पोटेंशियल रिसोर्सेज में हमारे पास टेक्निकल नोन हाउ भी है, हम जानते हैं कैसे बना सकते हैं, बट मैं नहीं बना रहा बिकॉज अभी मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ पोटेंशियल। देन आ जाते हैं रिजर्व्स में। नाउ रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। रिजर्व क्या है, सबसेट, यानी कि स्टॉक का बड़ा सा, स्टॉक का छोटा सा पार्ट जो है वो क्या है, रिजर्व्स। दीज आर द रिसोर्सेज which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started। रिसोर्सेज एक ऐसी, रिजर्व एक ऐसी चीज़ है जो जिसका एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ है, यानी कि पहले के ज़माने में ऐसे रिसोर्सेज यूटिलाइज होते थे पहले के पहले टाइम पे। मतलब रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है उसका टेक्निकल नोन हाउ है, बट हम उसको नहीं कर रहे बिकॉज हमने उसको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए रखा है, हम उसे करना नहीं चाहते। ऐसी चीज़ें आ जाएगी, ऐसे रिसोर्सेज आ जाएगी रिजर्व्स के अंदर, यानी कि मैं यूज़ कर सकता था बट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ भी है मेरे पास एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ है बट मैं उसको अभी यूज़ नहीं कर रहा, इसलिए वो किसके अंदर आ जाएगा, रिजर्व्स में। स्टॉक में क्या था कि स्टॉक में टेक्निकल नो हाउ, मेरे पास लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ की वजह से मैं रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर रहा था, इसलिए वो स्टॉक था। रिजर्व्स में क्या है, एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ है बट मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा, इसलिए वो रिजर्व है। पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या है कि मेरे पास टेक्निकल नो हाउ सब है जैसे रिजर्व में है बट मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा, यूटिलाइज नहीं कर रहा, इसलिए वो क्या आ जाएगा, रिसोर्सेज, वो भी किस में आ जाएगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज में आ जाएगा। अच्छा, अभी आप लोगों को डाउट होगा कि सर रिजर्व्स में आपने बोला कि एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ है बट आप यूज़ नहीं कर रहे, पोटेंशियल ने भी बोला कि आपने कि रिसोर्सेज उसके अंदर भी है बट आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, इसलिए वो पोटेंशियल है। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है कि सर तो फिर वैसा रिसोर्सेज रिजर्व है कि पोटेंशियल है। सो लास्ट टाइम भी ऐसे बच्चों ने कोई क्यूरीज पूछे थे। सो ज़रूरी नहीं है कि जो रिसोर्सेज होगा वो एक ही के अंदर क्लासिफाइड होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज अलग अलग क्लासिफाइड हो सकते हैं। जैसे अभी पोटेंशियल रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो कि पोटेंशियल रिसोर्सेज भी होते हैं, जो कि ऑन दूसरे क्लासिफिकेशन के अंदर भी आ सकते हैं, स्टॉक में भी आ सकते हैं, रिजर्व में भी आ सकते हैं। ऐसे मतलब एक ही रिसोर्सेज बहुत अलग अलग भी क्लासिफिकेशन के अंदर आ सकते हैं। ओके, ये था हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हमने 4 पढ़े क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पढ़ा, देन हमने लास्ट वाला पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में सबसे पढ़ने वाली जैसी जो चीज़ है और इंट्रोडक्शन है फर्स्ट, तो आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? अब रिसोर्सेज हमारे नीड्स को, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो ज़रूरी है कि उसका डेवलपमेंट करना, उसका और अच्छा करना। ठीक है, पढ़ता हूँ मैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। बराबर ना, रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। आज मैं वीडियो लेक्चर्स ले पा रहा हूँ, आज मैं सारी चीज़ें जो बोलते हैं जितने भी सुख सुविधा है वो मैं सारी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज रिसोर्सेज, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है जिसको मैं यूटिलाइज करके मेरे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। बराबर है, रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज का अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ और इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि जब हम यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो हम जब उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ज़्यादा मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज लाइट, अगर मैं लाइट की बात करता हूँ, जहाँ पर एक लाइट जलाकर मैं पढ़ सकता हूँ, वहाँ पर मैं 2 लाइट्स, फैन में यूज़ कर रहा हूँ, अगर फैन मेरा एक फ़ैन से भी मेरा काम बन रहा है, फिर भी मैं 2 फैन्स ऑन करके मैं अगर रह रहा हूँ,
तो वो क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का गलत फायदा हो रहा है, रिसोर्सेज को हम इनडिस्क्रिमिनेटली हम क्या कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अब इन इनडिस्क्रिमिनेट यूटिलाइजेशन के वजह से बहुत सारे मेजर 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अब पहला वाला है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या हो रहा है, दिन पे दिन डिप्लीशन हो रहा है, कम होते जा रहा है। देन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या, नहीं, वो अनइक्वल हो रहा है। रिच को, रिचर को, जो रिचर पार्ट है, हमने हिस्ट्री से देखा है कि 2 क्लास बने हैं, एक तो अपर क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है, लोअर क्लास होता है। तो अपर क्लास मिडिल क्लास यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, और लोअर क्लास वालों को मिल नहीं रहा है रिसोर्सेज, बिकॉज अपर क्लास वाले ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। देन इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पर आप पानी का फॉर एग्जांपल वाटर ले लो, आप वाटर को बोला जाता है ना, स्कूल से ही बचपन से हमें सिखाया है, सेव वाटर, सेव ट्रीज वगैरह, ये सारी चीज़ें सिखाई है। तो ये सारी चीज़ें क्यों, क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ज़्यादा यूटिलाइजेशन ना हो, कि इन फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन को कुछ बचे ही ना, या हमें ही आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम ना हो। देन आगे जाते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए काफ़ी सारे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए मीटिंग्स हेल्ड हुए थे, बहुत सारी चीज़ें की गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, शॉर्ट नोट्स आ सकता है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल वर्ड से ही पता चलता है, सस्टेनेबल विच कैन बी सस्टेन, मतलब इन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो आज किया तो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन भी उसको यूटिलाइज कर सके, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट means development should take place without damaging the environment and development should in the present should not compromise with the needs of the future generation। बराबर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा, ऐसा डेवलपमेंट जो कि आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो यूटिलाइज हो, और मैं मेरे ग्रीडीनेस के लिए मैं ऐसा डेवलपमेंट ना करूँ कि नेक्स्ट आने वाले जनरेशन को उसका फायदा ना मिले, ठीक है। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा, ऐसा डेवलपमेंट जो कि इको फ्रेंडली हो, हार्म ना हो इन्वायरमेंट को भी, और आने वाले जनरेशन भी उसको यूटिलाइज कर सके, ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन रियो दी जेनेरो अर्थ समिट 1992। अच्छा, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत, रियो दी जेनेरो अर्थ समिट 1992, राइट, शॉर्ट नोट्स काफ़ी वक्त पे इसके बारे में भी पूछा है, 3 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, सो इम्पॉर्टेंट है ये भी। देखते हैं क्या है रियो दी जेनेरो। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो दी जेनेरो इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में क्या हुआ था, ये रियो दी जेनेरो एक जगह का नाम है जो ब्राज़ील में हुआ था। ये मीटिंग हेल्ड हुए थे, असेंबल हुए थे यहाँ पे 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स। जैसे होता है ना हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट्स है उनके जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो असेंबल होते हैं पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए। तो वैसे ही रियो दी जेनेरो में ये हुआ था ब्राज़ील में, जहाँ पर मोर देन 100 हेड्स आए थे और वहाँ पर मिले थे फॉर फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, ठीक है, जहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था जो इन्वायरमेंट की रिगार्डिंग था। दिस समिट वॉज कन्वेन्ड फॉर addressing urgent problems on environment protection and social economic development. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for the achieving sustainable development in the 21st century. अच्छा, तो ये जो डेवलपमेंट था, ये जो रियो दी जेनेरो अर्थ समिट हुआ था, इसका मेन मोटिव क्या था, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इस चीज़ के लिए ये अर्थ समिट रखी गई थी रियो दी जेनेरो में ब्राज़ील में 1992 में, जहाँ पर सारे लोग असेंबल हुए थे। इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना है, इको फ्रेंडली रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, इसके लिए हुआ था, जहाँ पर एजेंडा 21 साइन किया गया। नाउ व्हाट इज एजेंडा? एजेंडा कुछ नहीं होता है, और प्रिंसिपल और प्रोटोकॉल, जहाँ पर कैसा होता है कि एक एजेंडा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स को अगर आप पूछोगे तो हमारे सोसाइटी में जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ में जो मीटिंग्स वगैरह हेल्ड होते हैं तो उसके भी एजेंडाज होते हैं, यानी कि पॉइंट टू बी डिस्कस एजेंडा। तो वैसे ही यहाँ पर एजेंडा 21 यानी 21 आर्टिकल्स लिखे गए थे। ये 21 आर्टिकल्स को साइन करवाया गया था। उसमें फॉरेस्ट के रिगार्डिंग भी और इन्वायरमेंट की रिगार्डिंग भी कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स लिखे गए थे जो कि सारे साइन करवाए गए थे इस मीटिंग में। वो हेड स्टेट्स के हेड्स के साथ उन्होंने एंडोज्ड यानी कि फोर्सफुली लगाया गया था कि ये सबको अप्रूव करना ही है। तो आगे हम देखेंगे एजेंडा 21 के ऊपर भी एक स्लाइड मैंने बनाया है जिसमें आपको माइट भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको दो इसमें भी पूछ सकते हैं। एक तो रियो दी जेनेरो अर्थ समिट 1992 के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स पूछेंगे, या तो फिर एजेंडा 21 के ऊपर भी शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं।
तो ये जो एजेंडा 21 है वो कुछ अलग सा टॉपिक नहीं है, रियो डी जेनेरो में ही मीटिंग में ही एजेंडा 21 साइन करवाया गया था। तो आते हैं हम एजेंडा 21 पे कि क्या है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, नाउ एजेंडा 21 इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। इट इज द डिक्लेरेशन, है ना, ये एक डिक्लेरेशन था जहाँ पर क्या हुआ था कि जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स थे 1992 में उस रियो डी जेनेरो समिट में ब्राज़ील में मीटिंग में उन्होंने ये एजेंडा 21 को साइन किया था एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। अच्छा, ये चीज़ें मैं बोलूँगा कि याद रखो, व्हाट इज़ UNCED। might be they will ask you for 1 marks what is UNCED। so सिर्फ इसका फुल फॉर्म ही नहीं लिखना है, बताना भी है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन होता है, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग डेवलपमेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन होता है, मीटिंग्स होते हैं। सो विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेन इनका एजेंडा 21 का एम क्या था? ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने ये मीटिंग रखी थी। एजेंडा 21 का मेन एम यही था, इसलिए एजेंडा 21 आर्टिकल्स लिखे गए। इट इज एन एजेंडा फॉर कॉम्बैट एनवायरनमेंट डैमेज, पॉवर्टी, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो एजेंडा 21 का दूसरा एम एंड मोटिव जो था वो था कि ये जो इन्वायरमेंट जितने भी डैमेज हो रहे हैं, पॉवर्टीज़ हो रही है, ये सारी चीज़ों को कैसे इरेडिकेट कर सके, हम कैसे जड़ से निकाल सके, इसके लिए कैसे हम कोप अप कर सके, जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको कैसे हम सॉल्व कर सके, इसके लिए एजेंडा 21 का ये दूसरा मेन एम्स एंड मोटिव था। One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। अब दूसरा जो एजेंडा 21 का जो एम था वो ये था कि जितने भी गवर्नमेंट के जो बॉडीज़ हैं वो खुद भी कुछ इनिशिएट ले। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, अभी जैसे मैं लॉकडाउन की बात करता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि लॉकडाउन जो है वो लॉकडाउन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक दिया था, 14 अप्रैल तक दिया था, वो एक्सटेंड होने वाला है। सो वो तो हमें मालूम ही था, हम जानते ही थे कि ये एक्सटेंड होगा। बट महाराष्ट्र स्टेट ने भी यहाँ पर एक इनिशिएट लिया था। वो गवर्नमेंट के अनाउंस करने से पहले ही, प्राइम मिनिस्टर के अनाउंस होने से पहले ही महाराष्ट्र ने बोला था कि अब महाराष्ट्र भी एक पर्टिकुलर स्टेप लेगा, इनिशिएट लेगा। वैसे ही एजेंडा 21 का भी ऐसे एक मेन एम और ऑब्जेक्टिव था कि सारे जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो भी इन्वायरमेंट के लिए कुछ इनिशिएट लें, इसलिए उनको ये एजेंडा 21 साइन करवाया गया था। सो मैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज तक चैप्टर स्टॉप करता हूँ, यहाँ पर पॉज करता हूँ। विल बी कंटिन्यू विथ नेक्स्ट पार्ट। एक पार्ट भी अभी मैं बहुत जल्दी रिकॉर्ड करके मैं वो भी आप लोगों के बीच ला दूंगा। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, पार्ट बाय पार्ट करेंगे हम। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। और एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को असाइन करना चाहूँगा। प्लीज़ हमारी तरफ से जितनी मेहनत हो रही है अपने स्टडीज़ को, अगर मैं असाइनमेंट दूंगा नहीं आपको तो मेरा पढ़ाकर मतलब नहीं है। अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो वीडियोस देखने के बाद आपका असाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज लेक्चर आपने देखा, लेक्चर देखने के बाद अगर आप कुछ करोगे, वो असाइनमेंट जो मैं दूंगा वो असाइनमेंट अगर आप करोगे तो लेक्चर्स का उसका कुछ तो फ़ायदा होगा, वो आपके दिमाग में भी चलेगा और आपको कुछ याद भी रहेगा। सो असाइनमेंट ये है कि ज़्यादा असाइनमेंट बढ़ा नहीं दे रहा हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इतना भी ज़्यादा मैं यहाँ पे फर्स्ट वीडियो पे ही मैं इतना ज़्यादा लोड नहीं देना चाहता। अच्छा, तो जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट ये है कि जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं चाहता हूँ कि आप ट्री डायग्राम की तरह क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, then on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, ownership and status of development, ये ऐसे ट्री चार्ट जैसे बनाए और उसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन आप ट्री चार्ट में दिखाओ। ऐसे ही आपको असाइनमेंट आपको 2 टाइम्स करना है ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। देन आपको एक छोटा सा वापस से एक असाइन कर रहा हूँ कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व। ये आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है और वीडियोस के थ्रू भी आप लोग डिस्टिंग्विश करो, पॉइंट्स बनाओ। एटलीस्ट मुझे 4 पॉइंट चाहिए, ठीक है। मान लो 3 मार्क्स के लिए, बट फिर भी मुझे 4 पॉइंट चाहिए यहाँ पर। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व, ये आपके 2 असाइनमेंट है। ये मैं ऐसे होप करता हूँ कि मेरे नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आपकी ये असाइनमेंट मुझ तक मिल जाए। ये असाइनमेंट 2 असाइनमेंट आपको करना है, याद रखो। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज 2 टाइम और डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व, इसका 4 पॉइंट एटलीस्ट मुझे चाहिए। ओके, थैंक यू।